तो स्वागत है आप सभी का स्पेशल शो में। सियासत के माहौल में सड़कों पर भी संभल कर चलना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल संभल पर सियासत का माहौल गर्म है। तो संभल पर हिंसा का दौर भले ही थम चुका हो, मगर सियासत अपने उफान पर है। 7 दिनों तक संसद में संभल के नाम पर घमासान मचा, तो आज सड़कों पर विपक्ष के सबसे बड़े नेता की वजह से लंबा जाम लग गया। आपको दिखा रहे हम इसकी तस्वीरें उसी जाम की हैं। जब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यूपी के संभल जाने के लिए दिल्ली से निकले, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि NH9 पर जैसे ही वो यूपी बॉर्डर तक पहुंचे, उन्हें रोक लिया गया। और इसके बाद आम लोगों को खूब परेशानी हुई, क्योंकि तमाम कांग्रेसी नेता पुलिस की मान मनोबल में जुटे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि सड़कों पर जरा सोच समझकर संभल कर चलिए, खासकर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देश की राजनीति का भी केंद्र है। और राजनीति के चलते संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी सड़क पर निकल पड़ता है और सफर पर निकले आम लोग सफर करते हैं। यहां हम अंग्रेजी वाले सफर की बात कर रहे हैं। सफर तो सियासत की वजह से सड़कों पर आम लोगों का सफर कैसे सफर बन जाता है, पिछले 2 दिनों में दिल्ली के बॉर्डर की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है किसानों के प्रदर्शन की, जिसके चलते दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाने वाले एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन तभी होते हैं जब उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट की एंट्री हो जाती है। और इस प्रदर्शन में भी लेफ्ट पार्टियों के झंडे दिखाई दिए, जिसके चलते आम लोग खूब परेशान हुए। इस जाम ने नोएडा के भी कई इलाकों की ट्रैफिक को प्रभावित किया। और आज की तस्वीर में भी कमोवेश लोगों को उसी तरह की परेशानी होती नजर आई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के कई नेता पुलिस से संभल जाने की इजाजत के लिए कोशिशें करते रहे, लेकिन नोएडा के सेक्टर 62 से पश्चिमी यूपी जाने वाले सैकड़ों लोग जाम में फंसे रहे। कोई कार में घंटों बैठा रहा, तो कोई ऑटो के भीतर ही इंतजार करता रह गया। चूंकि दिल्ली में ही लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी संवैधानिक संस्थाएं यही हैं, तो जाहिर है राजनीतिक सपोर्ट से अपनी मांग के साथ लोग दिल्ली पहुंचते ही रहते हैं। और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं, जिसके चलते आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब तो दिल्ली वालों को आदत सी पड़ गई है, वो अपने घर से निकलने से पहले ये पता करते हैं कि कहीं कोई प्रदर्शन तो नहीं चल रहा, किस सड़क पर कितना जाम है। ये जानकारी लेकर ही लोग घर से बाहर निकलते हैं, मगर तब भी आपके जाम से बच जाने की गारंटी नहीं होती है, जैसा आज NH9 पर हुआ। तो ये राजनीति के केंद्र दिल्ली में सियासत का साइड इफेक्ट है। अब आप संभल पर हो रही खालिस सियासत को देखिए, यकीन नहीं होगा। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, नेता ही अपनी जुबानी ये पूरी कहानी बता रहे हैं कि संभल पर सियासत तो हो रही है। संसद में नोटिस से लेकर माइलेज पॉलिटिक्स और क्रेडिट की होड़ तक लगी हुई है। हर वो बात नेता ही कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों के लिए ये बातें करने के दौरान वो ये भूल जा रहे हैं कि ये सारे सवाल तो उन पर भी उठ रहे हैं। अब इसे शुरुआत से देखिए, और जिनकी वजह से शुरुआत हुई उन्हीं की सबसे पहले सुनिए। एज LOP मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं। तो कांग्रेस ने सुबह से ही संसद से लेकर सड़क तक शोर मचाया कि नेता प्रतिपक्ष को संभल नहीं जाने दिया गया। तो बीजेपी ने सवाल किया कि नेता प्रतिपक्ष क्या निष्पक्ष भी हैं? प्रतिपक्ष है। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं तो देश में कहीं भी हुई घटना के ऊपर आपका नजरिया निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपाती नहीं होना चाहिए। और कम से कम आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की प्रभावकता, और कांग्रेस पार्टी के तो आप अघोषित रूप से नंबर 1 नेता कई सालों से हैं, वो तो साफ दिखाई पड़नी चाहिए थी। परंतु हम पूछना चाहेंगे कि इंडी गठबंधन के शासित राज्यों में 18 जून 2024 को तमिलनाडु में अवैध शराब की त्रासदी में जो हृदय विदारक कांड हुआ था,
क्या राहुल गांधी जी वहां पर गए थे? फरवरी 2024 में पश्चिम बंगाल का संदेश खाली की वह दुर्दांत घटना, जो शायद महिलाओं के साथ हुए अत्याचार और दमन, दोनों अत्याचार और उसके बाद उसका दमन, उसमें भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। क्या राहुल गांधी जी आपकी संवेदना जागी थी? 6 जुलाई 24 को बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी तमिलनाडु में, तो क्या आपकी संवेदना जागी थी? हिमाचल में आपकी सरकार है, 2023 में वहां प्राकृतिक आपदा आई, क्या आपकी संवेदना जागी थी और आप वहां लोगों से मिलने गए थे? इसी वर्ष 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की वो घटना जो हम सब के मानस पटल पर एक गंभीर जख्म छोड़ के गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संवेदना वहां पर नहीं जागी थी? महाराष्ट्र के परिणाम आ गए, नई सरकार का गठन होने जा रहा, पर 2020 की पालघर की मॉब लिंचिंग, उसके बारे में तो कोई एक शब्द तक नहीं सुनाई पड़ा था। 2022 में करौली में हिंसा हुई थी, तो क्या आपके मन में कोई संवेदना नहीं जागी थी? तो साफ है, बीजेपी को राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में संवेदनशीलता और सहानुभूति की बू तक नहीं आती है। और इस पर कांग्रेस के सांसद ने जवाब दिया कि राहुल तो एक सेंसिटिव इंसान है, वो देश में ऐसी हर घटना पर संवेदना जाहिर करने जाते रहते हैं। उधर आरजेडी नेता मनोज झा ने इशारों में ही पूछ लिया कि कौन कौन लोग मणिपुर गया है। के तौर पे नहीं जा रहा है कि ही इज़ वेरी सेंसिटिव पर्सन, और हमेशा हिंदुस्तान में जब भी कुछ होता है तो वो वहाँ पे जाते हैं, उसी तरह से वो निकल गए हैं। मुझे लगता है वो मिलना ज़रूरी है, लोगों को संवेदना प्रकट करना बहुत आवश्यक है। मगर नेता प्रतिपक्ष वाला सियासी शोर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आप सड़क और संसद दोनों तरफ देखिए, कैसे एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों पर उठते सवालों को देखिए। राहुल गांधी ने खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अपनी गाड़ी से उतरकर पुलिस अधिकारी से बात करते दिखते हैं और फिर मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि बतौर एलओपी उन्हें अधिकार है, लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही। देखिए राहुल का रिलीज किया हुआ ये वीडियो। हम अपनी समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर देखो कौन आया, देखो कौन आया। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? There is a sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है, हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये तो राहुल गांधी ने अपनी पूरी कहानी बता दी खुद वीडियो जारी करके। और सड़क के बाद अब सदन में मचे कोहराम को भी देखिए, जब किशनगंज से कांग्रेस सांसद ने नेता प्रतिपक्ष को संभल नहीं जाने देने का सवाल सदन में उठाया। मगर दिलचस्प है कि इस पर आसन की ओर से जो कटाक्ष किया गया वो कई सारे सवाल को जन्म दे रहा है। की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। क्या कर रहे हैं, इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए, जायज नहीं है। तो आसन पर लोकसभा अध्यक्ष की जगह बैठे जगदम्बिका पाल ने 2 बार कहा कि एलओपी को सदन में होना चाहिए। ये बात बहुत ही गंभीर है, खासकर तब जब सब इस तथ्य को जानते हैं कि सदन को चलाने का एक दिन का खर्च लाखों का है।
7 घंटे की कार्यवाही पर 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जाहिर है जगदंबिका पाल की सलाह वाजिब है, लेकिन फिर कई स्वाभाविक सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि क्या सत्र के दौरान सदन में मौजूदगी की सलाह सिर्फ विपक्ष के लिए है? सदन में होने की जिम्मेदारी सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की है? सदन चलाने के दौरान सत्ता पक्ष के कितने नेता मौजूद रहते हैं? क्या संसद सत्र के दौरान राजनीतिक कार्यक्रम में पहुंचना बंद कर देना चाहिए? क्या संसद सत्र के दौरान चुनाव प्रचार में शामिल होने पर रोक लगनी चाहिए? अब समझिए कि सियासत में सिर्फ विरोधियों पर हमला ही काफी नहीं होता, बल्कि विरोधियों के घर में लड़ाई लगाना भी पड़ता है। जैसे सुधांशु त्रिवेदी ने रामगोपाल यादव के सहारे कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक पर तंज किया। ऐसे भी सुनिए। सदन के पटल पर सहयोगी दलों की साथ में लेने की असफलता के बाद आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं विवशता निभा रही है। और इससे बहुत स्पष्ट है, और विवशता इसलिए है कि इस मुद्दे पर न कांग्रेस के किसी नेता ने कभी कुछ बोला, न लिखा, न कुछ किया, और आज अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ मीडिया आकर्षण पाने के लिए उन्होंने इंडी गठबंधन को साथ न रख पाने की छटपटाहट में यह कार्य किया है। हालांकि रामगोपाल यादव को वो बयान कम से कम हमारे पास मौजूद इस वक्त नहीं है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सोचकर आए थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में लड़ाई लगवा कर मानेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये बयान भी दिया कि संभल पर कांग्रेस और एसपी के बीच माइलेज लेने की दरअसल होड़ मची हुई है। दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते। यानी कुल मिलाकर के फिर वही शब्द जहन में आता है, संवेदनशीलता। जरा सोचिए, 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, लाखों का नुकसान हुआ, कितने घरों के लोग जख्मी हैं, लेकिन नेताओं के लिए यह सब बस क्रेडिट पॉलिटिक्स के टूल भर हैं। लेकिन इसी पॉलिटिक्स में टूल बनाने और इस्तेमाल करने पर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर करारा हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी की राजनीति का मंत्र यह है कि बिना तनाव के वो कोई चुनाव नहीं जीत सकती। तनाव के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप सकारात्मक कोई काम करके दिखाइए, नौकरियां दीजिए, महंगाई कम कीजिए, सुरक्षा दीजिए, विदेश नीति अच्छी हो, कई मुद्दों पर आपको वोट मिल सकते हैं। लेकिन दूसरा और शॉर्टकट है कि तनाव के माध्यम से चुनाव जीतना। यह टूल किट भाजपा और संघ का सबसे प्रिय टूल किट है। इन्हें किसी की चिंता नहीं, ना आपकी बेरोजगारी की चिंता, ना महंगाई की चिंता, ना आपकी सुरक्षा की चिंता, ना लोकतंत्र की चिंता, ना देश की चिंता। इनको सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ाकर चुनाव जीतना आता है। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि अब सब कुछ जो हुआ है वो साजिश के तहत बीजेपी ने कराया है। बीजेपी कह रही है कि संभल के नाम पर कांग्रेस सिर्फ नौटंकी कर रही है और हिंसा की साजिश समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रची थी। जांच हो रही है, सब साफ भी हो जाएगा। संभल की हिंसा पर अब दिल्ली के बाद यूपी के 2 बड़े नेताओं की भी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इसी तरह का माहौल बनाना चाहती है।
उनको तरक्की, खुशहाली, विकास और जो लाभकारी चीज़ें सरकार के फैसले के माध्यम से होनी चाहिए वो नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी हत्या इन्होंने की तब जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया। पहले 19 तारीख को सर्वे कराया और 20 तारीख को जो जो चुनाव में हुआ है वो आप सब जानते हैं। इनकी पोल न खुल जाए कि वोट को जनता का वोट डालने नहीं दिया, इसलिए जानबूझ करके ये घटना हुई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी मुस्लिम वोट बैंक जुटाने की असफल राजनीति कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं और उनके ड्रामे से सपा और कांग्रेस को कोई फायदा नहीं। इन दोनों दलों का पतन सुनिश्चित है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी और कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ है और संभल में सब शांतिपूर्ण माहौल है। वहां का माहौल ये लोग खराब करना चाहते हैं। इनके शासनकाल में दंगा युक्त प्रदेश था। भाजपा शासनकाल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दंगा मुक्त प्रदेश है। विकास हो रहा है, गरीब कल्याण हो रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। इनको ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए नौटंकी रोज करते हैं। पाकिस्तानी कारतूस भी मिले हैं सर। ये सब अभी आगे और खुलेगा। ये दोनों सपा के सांसद और विधायक के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में 4 लोग मारे गए। अब कारतूस मिल रहे हैं पाकिस्तान के, अमेरिका के, तो वो कहां से आए? वो जांच का विषय है, जांच होगी और यह देश के लिए चिंता का विषय है। उसमें जो दोषी पकड़े जाएंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद की जांच हो रही है। अब हम भी आपको संभल की तस्वीरें दिखाते हैं। सियासत के बाद देखिए जांच का काम कितना आगे बढ़ा है। सबसे पहले देखिए कि संभल में सुरक्षा के क्या इंतजाम है। 24 नवंबर को हुई जिस हिंसा के नाम पर दिल्ली तक संग्राम छिड़ा है वो दोबारा ना हो सके, इसकी जिम्मेदारी संभल जिला प्रशासन पर भी है। लिहाजा उस पूरे इलाके में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है। जामा मस्जिद वाली जगह के चारों ओर पुलिस का कड़ा पहरा है। गलियों में सन्नाटा है। संभल के इस इलाके में आम लोग बहुत ही कम नजर आते हैं, बस पुलिस के जवान नजर आ रहे हैं। गलियों में हर जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है और कई घरों के बरामदे पर भी पुलिस के जवान बैठे दिखे। कई घरों में मोर्चा भी संभाले हुए हैं। सुरक्षा इंतजामों के बीच सबूत की तलाश भी हो रही है। एक बार फिर नालियों से कूड़े को निकाला जा रहा है। कूड़े को उठाकर सड़कों पर रखा जा रहा है। पुलिस इस तरह सर्च अभियान चला रही है क्योंकि एक दिन पहले ही यहां पाकिस्तान में बने बुलेट्स के खोखे बरामद हो चुके हैं और इसलिए पुलिस अब नलियों और नालियों में वैसे ही खोखे और सबूत जमा करने के लिए अब तलाश कर रही है। इससे पहले यहां बैरिकेड लगाकर आम लोगों की आवाजाही भी रोक दी गई और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में नगर पालिका की टीम और खुफिया विभाग के लोग नाली के कूड़े में मेटल डिटेक्टर की मदद से जांच कर रहे हैं। 3 दिसंबर को सुबह करीब 8:30 बजे से पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फॉरेंसिक टीम के अलावा खुफिया एजेंसी और नगर पालिका की टीम सर्च अभियान में जुटी हुई है और संभल में जामा मस्जिद के पीछे जिस जगह पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसी इलाके में पुलिस नाले और नालियों की सफाई करा रही है, क्योंकि मंगलवार को ही नालियों की सफाई के दौरान ही पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर कारतूस बरामद करने का दावा किया था, जिसके बाद जांच पड़ताल और तेज हो गई। आपको बता दें कि संभल में समय समय पर एनआईए की छापेमारी होती रही है। अब जिस तरह से पुलिस ने पाकिस्तान के कारतूस बरामद किए हैं, माना जा रहा है कि अब संभल में फिर से एनआईए की एंट्री हो सकती है। तो 24 नवंबर को संभल जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हिंसा का रूप ले लिया था और जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और लगातार जामा मस्जिद के आसपास 11वें दिन भी सिक्योरिटी बढ़ी हुई है। इस क्षेत्र में स्थानीय पुलिस बल के साथ 12 कंपनियों की पीएसी और आरएफ की तैनाती भी की गई है। इलाके में किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों की गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है। अब तक 100 पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है और 30 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं। तो यह साफ है कि इस वक्त यहां पर जो अब एंगल निकल के आ रहा है पाकिस्तान के बने खोखे बरामद होने के बाद, कि क्या इसमें कहीं ना कहीं आतंकी या फिर सीमा पार से कनेक्शन तो नहीं जुड़े हुए और यह मसला फिर बहुत गंभीर हो जाता है। तो पुलिस सुरक्षा को लेकर के अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और इस पूरे ट्रेल की, अगर कोई ट्रेल है तो उसको समझने जानने के लिए अब तिनके को खंगाला जा रहा है संभल के भीतर। तो संभल के भीतर के हालात तो इस वक्त ये हैं, जनजीवन सामान्य है लेकिन पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है और इसी पर सियासी उफान चारों तरफ इस कदर है कि जिसकी तस्वीरें आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आज राहुल गांधी की जिस तरह से एंट्री हुई,
जैसे वो सामने आए, जैसे वो संभल के लिए रवाना हुए और जिस तरीके से उन्हें यूपी के बॉर्डर, दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर ही रोक लिया गया और उसके बाद फिर राहुल का जो संदेश आया, तो जाहिर है कि एक तरफ पुलिस की पड़ताल चल रही है कि आखिर जो कुछ हुआ संभल में उसके पीछे उसके तार क्या कहां तक जाते हैं, और दूसरी तरफ सियासत अपने रास्ते जारी है और लगातार एक धारावाहिक की तरह नए एपिसोड्स आते हैं। तमाम विपक्षी नेता वहां पहुंचना चाहते हैं, उनको पता है कि वहां जाने पर पाबंदी है, संभल जाने पर, लेकिन फिर भी वो निकलते हैं। रास्ते में उन्हें रोका जाता है लेकिन फिर भी वो यहां पर वाद विवाद करते हैं। तो मकसद साफ होता है कि अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेज देना। तो ये मैसेजिंग की पॉलिटिक्स है कि देखिए हम आपके लिए सड़क पर हैं, हम आपके लिए आपके मुद्दे को उठा रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं। तो इसके जरिए कहीं ना कहीं मैसेज देने की पॉलिटिक्स भी जारी है। और इस सब के बीच में संभल में जो कुछ हुआ, खास करके जो मुद्दा उठा, जिस पर अदालत में अब मामला है, ये वो अपने रास्ते, कानूनी रास्ते आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस बीच लगातार सियासत का दौर भी यहाँ पर जारी है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो इन्हीं सियासत की अलग अलग तस्वीरें हैं जो बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। कभी अखिलेश यादव यहाँ के लिए विदा हुए थे, उन्हें भी रोका गया। इसके बाद कांग्रेस की बारी आई, आज कांग्रेस के नेता यहाँ पर के लिए चले लेकिन उन्हें रोका गया। पता था कि उन्हें रोका जाएगा और रोका भी गया। और अब एक और खबर का रुख करेंगे हम कि अजमेर विवाद पर बंगाल के मंत्री ने बयान दिया है, यह हिंदुस्तान को खत्म करने की साजिश है। तो संभल टू अजमेर जो चल रहा है, अजमेर में भी मिलता जुलता विवाद है और इस पर अब बंगाल के मंत्री ने कहा है कि यह हिंदुस्तान को खत्म करने की साजिश है, यह देश में भाईचारा खत्म करने की साजिश है, बीजेपी नफरत फैला रही है। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने यह बयान दिया है अजमेर को लेकर के, सुनिए। देखिए, हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ने की साजिश है, इसके हम ये बहुत गंभीर काम है। हिंदुस्तान को भाईचारगी से खत्म करने का एक प्री प्लान साजिश है, ये बंद होना चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह दिल में बसे हुए हैं, उसका बदन जसद तो मिट्टी में मिल गया, वो हर प्रेम लोगों के अंदर प्रेम देने वाला है। बीजेपी के पास कोई पॉजिटिव इशू नहीं है, वो इसी काम को करके हिंदुस्तान में एक बहुत भयंकर और भारी गलत काम करके वातावरण करना बंद होना चाहिए, और टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मुल्क बहुत गलत जगह पहुंच जाएगा। तो संभल टू अजमेर और ये सियासी हमला सीधे पश्चिम बंगाल से सामने आया है, तो ये भी हमने आपको दिखाया। मगर कुछ ही पलों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बांग्लादेश में हेट स्टोरी चल रही है और अब बांग्लादेश किस तरह हदें पार कर रहा है और फिर महाराष्ट्र में शिंदे की टीस भी। बने रहिए हमारे साथ।